घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2501। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2501। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0136 सुविधापूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग को अंदर खींचा गया तो उसका दिल सदमे में था। उसे चिंता थी कि अगर वह अंदर फंस गया तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद वह उतना डरावना नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ बहुत बुरी थी और भले ही वह चेन जियांग से पूछ रहा था, उसका लहजा बहुत कोमल था। चेन जियांग इस समय एक ऐसे स्थान पर था जो चारों ओर से पूरी तरह सफ़ेद था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सीनियर। मेरे पिता शेन तियानहु हैं। चेन जियांग ने जवाब दिया। वह भी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। ओह तियानहु के बेटे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वास्तव में इस जगह को खोजने का साधन है। ये वास्तव में आसान नहीं है। बूढ़ी आवाज़ उत्साह और आश्चर्य से भरी हुई थी। वरिष्ठ, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। अब उसे यकीन हो गया था कि वह आवाज़ द्वीप आत्मा की थी। अच्छा नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ। द्वीप आत्मा ने आह भरी। तुम्हारे पिता और बाकी लोग कैसे हैं? पृथ्वी आत्मा की दुनिया में कुछ हुआ था जिसमें वह था। चेन जियांग ने फिर संक्षेप में द्वीप आत्मा को स्थिति के बारे में बताया। ये जानने के बाद कि चेन जियांग यहाँ आया था और उसने विश्व राजा और अन्य लोगों को मार डाला था, द्वीप आत्मा को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। मुझे उनके लिए सचमुच खेद है। मैंने उनकी उचित सुरक्षा नहीं की। आइलैंड स्पिरिट ने अपराध बोध से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे निश्चित रूप से आपकी बात समझेंगे। चेन जियांग ने पूछा। वरिष्ठ, इस द्वीप पर जहर की बारिश क्यों होगी? यह एक सज़ा है। आइलैंड स्पिरिट ने आह भरी। उस समय एक रहस्यमय अस्तित्व भी था जिसने मुझे इसके बारे में बताया था। उसने मुझे पहले से तैयार रहने के लिए कहा था। मैं तुम्हें दंड क्यों दूं? चेन जियांग ने सोचा था कि उसने स्वयं द्वीप आत्मा की खोज की है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई वास्तव में उसे इसके बारे में बताएगा। क्योंकि मैं एक विशेष अस्तित्व हूँ, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चूंकि मेरे पास प्राकृतिक कानून सिद्धांतों की बाधाओं से बचने की क्षमता है, इसलिए वह मुझे पहले ही मार देगा और मुझे जगह पर सील कर देगा। द्वीप आत्मा ने उत्तर दिया। इसीलिए इस द्वीप पर ऐसी घटना घटी। चेन जियांग ने जिया बाइलिंग और अन्य 2 शहरों के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे 3 शहर भी इसी तरह अस्तित्व में थे? वरिष्ठ, अगर मैं द्वीप की सतह पर मौजूद सारा मौत का जहर हटा दूं, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? चेन जियांग ने कहा। क्या वह आदमी फिर से पता लगा लेगा? अगर इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है तो निश्चित रूप से मैं उत्सुक हो जाऊंगा। अभी सतह पर फैले मौत के जहर के कारण मैं स्वर्ग और पृथ्वी के दाव क्यूई को अवशोषित करने में असमर्थ हूं। हालांकि द्वीप का केंद्र लगातार ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। द्वीप आत्मा ने कहा। आपके पास इससे छुटकारा पाने का एक रास्ता है। चेन जियांग ने थोड़ी सी ज्वाला छोड़ी और कहा। वरिष्ठ, कृपया देखें कि क्या मेरे हाथ की ज्वाला जहर को जलाकर खत्म कर सकती है। चेन जियांग वर्तमान में सृजन की ज्वाला जारी कर रहा था। मैं भी ज्वालाओं से काफ़ी परिचित हूँ। हालांकि मैंने इस तरह की ज्वाला पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन यह मुझे बहुत परिचित एहसास देती है और यह बहुत मजबूत भी है। हालांकि आपकी वर्तमान साधना बहुत कम है। यदि आप थोड़े मजबूत होते तो इस तरह की ज्वाला को अभी भी मजबूत होने का मौका मिलता। चेन जियांग की हथेली में ज्वाला को महसूस करने के बाद आइलैंड स्पिरिट भी बहुत हैरान था। चेन जियांग दाव दान क्षेत्र के केवल 10वें चरण पर था, इसलिए उसने महसूस किया कि अगर वह इसमें कदम रखे तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। मैं अभी यही साधना कर रहा हूँ। अगर मैं फिर से आगे निकल गया तो मैं सतह पर जाने की कोशिश करूंगा। चेन जियांग ने कहा। अगर इस तरह के मौत के जहर को हटा दिया जाए तो इस द्वीप का पुनर्जन्म हो सकता है। ठीक है, अगर आपको अपनी साधना में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द्वीप आत्मा ने कहा। चेन जियांग ने कुछ शेंगदाओ दान खाए। शेंगदाओ दान अब उसके लिए बहुत उपयोगी था। बहन बायलिंग, जिस शहर में आप और एजियोर स्काई सिटी थे, वह कोई साधारण शहर नहीं होना चाहिए था, है न? चेन जियांग ने पूछा। द्वीप आत्मा ने अभी अभी यह भी कहा कि इस द्वीप में विकास की बहुत संभावना है, इसलिए ये भविष्य में प्राचीन संहिता के प्रतिबंधों को तोड़ने में सक्षम होगा। ठीक है, मुझे भी ज़्यादा यकीन नहीं है। संक्षेप में, हमारे शहर के सभी लोग कानून की शक्ति का उपयोग करना जानते थे। वे बचपन से ही इसका उपयोग करना जानते थे। जिया बेलिंग ने कहा। हम एक अजीब जाति हैं। यह चेन जियांग बोल भी नहीं पा रहा था। इस तरह का शहर बहुत डरावना था। आखिरकार बहुत से लोगों ने बचपन से ही प्राचीन संहिता की शक्ति में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन जिया बाइलिंग और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के पास इस तरह की विशेष शक्ति थी। शून्य और एजियोर सन सिटी समान हैं। वे दोनों अपेक्षाकृत असामान्य नस्लें हैं। हमारे लिए प्राचीन संहिता की सीमाओं को तोड़ना और वर्तमान प्राकृतिक कानून सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित न होना वास्तव में संभव है। जिया बेइलिंग ने फिर कहा। इस द्वीप के लिए मुझे कोई अंतर नहीं दिखता है।
चेन जियांग को भी ऐसा ही लगा। अगर कोई कहता है कि ये द्वीप खास है तो शायद इसलिए क्योंकि यह स्थान द्वारा प्रतिबंधित नहीं था और 2 युगों के विलय के बाद ये द्वीप एक स्वतंत्र अस्तित्व था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से उन्हें दंडित किया गया? फिर वह कौन था जिसने द्वीप आत्मा को सूचित किया कि उन्हें दंडित किया जाएगा? द्वीप आत्मा, क्या आप जानते हैं कि इस द्वीप को क्यों दंडित किया गया था? चेन जियांग ने पूछा। मुझे भी यकीन नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अचानक एक विशेष शक्ति प्राप्त हो गई है। उस समय मुझे लगा कि मैं इस द्वीप को नियंत्रित कर सकता हूं और टेलीपोर्ट कर सकता हूं, और मैंने बहुत सारी प्राकृतिक दाओक्यूई को भी अवशोषित कर लिया है। इसके अलावा मैं इस द्वीप पर पौधों की तेज वृद्धि को भी नियंत्रित कर सकता हूं और थोड़े समय में मैं कई औषधीय जड़ी बूटियां उगा पाऊंगा। द्वीप आत्मा ने कहा। चेन जियांग हैरान था। ये क्षमता वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। अब उसे इस द्वीप की सजा के पीछे का कारण पता चल गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस द्वीप पर रहने वाले जीव बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे और ये द्वीप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उस समय वे स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएंगे। उस मामले में छोटे बदमाश, तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। जिया बेइलिंग ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत लंबे समय तक नहीं, तुम भी इस तरह की निचली रेखा को ट्रिगर कर सकते हो और फिर तुम्हें दंडित किया जाएगा। चेन जियांग ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, अगर यह जहरीली बारिश है तो मेरे पास आओ, मुझे डर नहीं है। जिया बेइलिंग ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी सभी सजाएं स्वर्ग की इच्छा का हिस्सा हैं। हाँ हाँ। वरिष्ठ, क्या आपने उस व्यक्ति को पहले देखा है जिसने आपको संदेश भेजा था? चेन जियांग ने पूछा। उसने अचानक अनुमान लगाया कि किसी को द्वीप आत्मा द्वारा संदेश भेजा गया हो सकता है। हाँ, वह अचानक यहाँ प्रकट हुआ। मैं उसकी छवि जारी करूंगा। आइलैंड स्पिरिट ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने चेन जियांग के सामने एक आकृति जारी की। इस आकृति को देखकर चेन जियांग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह वही व्यक्ति है। ये वास्तव में वही है। चेन जियांग ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह कौन है? तुम उसे जानते हो? जिया बेइलिंग ने तुरंत पूछा, और आइलैंड स्पिरिट ने भी पूछा। उसका नाम नेचुरल लॉ डिवाइन स्पिरिट है और वह एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। मैंने उसकी बहुत मदद की है। हालांकि वह एक बहुत अच्छा इंसान भी है। चेन जियांग ने आह भरी। लगता है मुझे अगली बार उससे पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे ढूंढूं। प्राकृतिक कानून दिव्य आत्मा भी एक बहुत ही खास अस्तित्व था। ये कहा जा सकता है कि वह स्वर्गीय दाव का सेवक था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2502। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2502। पिछला अध्याय। अगला अध्याय 003 3:44। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर। अभी चेन जियांग केवल जल्दी से द्वीप से जहर को साफ करना चाहता था ताकि उसके पिता फिर से जमीन पर दिखाई दे सकें। हालांकि वह थोड़ा चिंतित था, अगर जहर साफ हो गया तो क्या वह भविष्य में फिर से दिखाई दे पाएगा। बेशक अगर वह सच्चाई जानना चाहता था तो उसे प्राकृतिक कानून दिव्य आत्मा से पूछना होगा। वर्तमान में उसके पास केवल आत्मा दाव गोली के 10वें चरण की साधना थी। विश्व निर्माण ज्वालाओं को मजबूत करने में सक्षम होने के लिए उसे दावपो क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, और उसके बाद ही वह घातक जहर को हटाने में सक्षम हो सकेगा। दावपो क्षेत्र में कदम रखने का मतलब था अपने शरीर के अंदर की हड्डियों को दाव आत्मा में बदलना और भी ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व बनना। और दाव दान क्षेत्र पहले दिव्य देवता को दाव कोर में बदलना था। आत्मा में रूपांतरित होने के बाद इसका अर्थ ये भी था कि चेन जियांग का शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, और दाव युवा अमर शक्ति का उपयोग करते समय वह एक पल में और भी अधिक शक्ति जारी कर सकता था, और स्वर्गीय दाव की शक्ति उधार लेने पर वह और भी अधिक शक्ति उधार ले सकता था। कुछ शेंगदाव दान खाने के बाद वह चुपचाप साधना की अवस्था में चला गया। वर्तमान में अंदर बहुत शांति थी। द्वीप आत्मा ने उसे परेशान नहीं किया और केवल चुपचाप देख रहा था। चेन जियांग के यहाँ आने और इतनी सारी चीजें करने के बारे में आइलैंड स्पिरिट को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस समय यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। पहले उसने मृत्यु की कामना की थी, लेकिन अब उसे आशा की एक किरण दिखाई दी थी। चेन जियांग अनजाने में साधना करते समय अपने शरीर में थोड़ा बदलाव महसूस कर सकता था। जो हड्डियां मूल रूप से उसके शरीर के विभिन्न भागों में थीं, वे अब धीरे धीरे गर्म ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थीं, जिससे उसके शरीर के उन हिस्सों में खुजली होने लगी जहां हड्डियां थीं। यह इस बात का संकेत था कि वह परिवर्तन की प्रक्रिया में था। अगर वह सफल हो जाता तो उसके शरीर की हड्डियां पूरी तरह से दाव आत्मा में बदल जातीं। कुछ दिनों के बाद चेन जियांग की त्वचा से तैलीय काली अशुद्धियां निकलने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने शरीर के दावपो क्षेत्र में कदम रखने के बाद वास्तव में उसमें इतना बड़ा सुधार होगा। मेरा शरीर अब अधिक शक्तिशाली है।
चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे लोहे से मारा गया हो, और जब वह अपने शरीर में दाओ युआन अमर शक्ति को प्रवाहित कर रहा था, उसके दाओ आत्मा के रूपांतरण और उत्थान के बाद वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली। दाओपो क्षेत्र आपकी हड्डियों के उत्थान का परिणाम है। आपकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप उस ज्वाला का फिर से उपयोग करते हैं तो आपको अपने शरीर से घातक जहर को शुद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। द्वीप आत्मा हंसी। चेन जियांग ने तुरंत सृजन ज्वालाएं जारी की और दिव्य इंद्रिय सागर से बाहर निकलने वाली दाओयुआन अमर शक्ति उसके दाओ आत्मा द्वारा परिवर्तित होने के बाद तुरंत अधिक मजबूत हो गई। अभी तुम्हारा दाओपो क्षेत्र पहले स्तर पर है। अगर ये दूसरे स्तर पर है तो तुम्हारी दाओ आत्मा द्वारा रूपांतरित दाओयुआन अमर शक्ति की संख्या दोगुनी हो जाएगी। द्वीप आत्मा ने आगे कहा, ऐसा लगता है हालांकि तुमने अभी अभी दाओपो क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति सामान्य दाओपो क्षेत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है। चेन जियांग हंसा, वरिष्ठ, क्या मेरी आग अब सचमुच जहर से निपट सकती है? जाओ और कोशिश करो, मुझे भी यकीन नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो तुम सिर्फ साधना जारी रख सकते हो। अगर यह संभव है तो ये सबसे अच्छा होगा। द्वीप आत्मा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऊपर भेज दूं? ठीक है, तो मुझे ऊपर भेज दो। चेन जियांग ने सिर हिलाया, वह पहले से ही कोशिश करने के लिए अधीर था। यह मौत का जहर एक अत्यंत गंभीर सजा लग रहा था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। न केवल यह उसे जहर देने में असमर्थ था, बल्कि वह इसे हटा और भंग भी कर सकता था। हालांकि अभी द्वीप की आत्मा कमजोर थी, फिर भी चेन जियांग को सतह पर लाना बहुत आसान था। आखिरकार वह इस द्वीप की आत्मा थी और एक बार इस पर शासन कर चुकी थी। पलक झपकते ही चेन जियांग जमीन पर गिर गया। उस समय पूरा स्थान काले मौत के जहर से भर गया था। यह मौत की आभा से भर गया था। ठंडी हवा बह रही थी। जहर ने पहले से ही जमीन पर मौजूद सभी देव मशीनों को अपनी चपेट में ले लिया था और मौत के जहर को भी निगलने लायक कुछ नहीं मिल रहा था। यह इधर उधर तैरता रहा। इस घातक जहर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा इसकी ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करने की क्षमता है। चेन जियांग ने एक पत्थर फेंका। जब घातक जहर को लगा कि पत्थर के अंदर ऊर्जा है तो वह तुरंत ऊपर तैर गया और पूरे पत्थर को ढक लिया। कुछ क्षणों तक काली गैस से घिरे रहने के बाद पत्थर काली राख में बदल गया। पत्थर के भीतर की ऊर्जा अवशोषित हो गई और पत्थर के अवशेष काले मौत के जहर में बदल गए। ये वाकई भयानक है। अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर निकल जाए तो बाहरी दुनिया इस जानलेवा जहर में डूब जाएगी। चेन जियांग ने ठंडी हवा में सांस ली। उसने अपने हाथ से मौत के जहर की एक मुट्ठी पकड़ ली थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका शरीर अथाह था। इतना भयानक मृत्यु विष भी वास्तव में उसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं कर सका। चेन जियांग ने अपनी हथेली में काले मौत के जहर को देखा और एक विचार के साथ उसकी हथेली में एक ज्वाला दिखाई दी। मौत का जहर तुरंत सफ़ेद हो गया और धुंध में गायब हो गया। सफलता! चेन जियांग तुरंत बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने सामने मृत जहर के कुंड को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में सृजन ज्वालाएं छोड़ीं और जल्दी से उसे दूर कर दिया। ये सिर्फ इतना था कि शुरू में वहां सब पानी था, लेकिन अब जब मृत जहर उसके शरीर से बाहर निकल गया था तो ये केवल एक सूखा हुआ गड्ढा था। ये वास्तव में सफल रहा। इस तरह की लौ वास्तव में अजीब है। जिया बेलिंग भी बहुत खुश थी। अगर यह कोई साधारण लौ होती जो जल रही होती तो इसका अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो जाता। चेन जियांग की लपटें च्वांगशी भगवान की भट्टी से निकलती थीं और इस प्रकार की लौ हर चीज को शुद्ध और पवित्र कर सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया बनाई गई थी तो इस प्रकार की लौ का उपयोग सभी जीवित चीजों को शुद्ध करने के लिए किया गया था और इस प्रकार की लौ सभी जीवित चीजों को जला और नष्ट भी कर सकती थी। इसके बाद चेन जियांग द्वीप के ऊपर उड़ता रहा, लगातार सृजनात्मक ज्वालाओं की गेंदें नीचे भेजता रहा और यहाँ तक कि ज्वालाओं को आग की वर्षा में बदल दिया, जिससे जमीन पर मृत्यु विष जल गया। ये द्वीप छोटा नहीं था। अगर चेन जियांग इस पर मौजूद मौत के जहर को पूरी तरह से खत्म करना चाहे तो यह आसान भी नहीं होगा। इसके लिए बहुत समय की जरूरत होगी। पहले वह इस बात से चिंतित था, लेकिन अब सृजन ज्वाला की आभा से भयभीत घातक विष को देखकर उसे राहत महसूस हुई। पूरे द्वीप को जलाने में उसे पूरे 3 महीने लगे। वह द्वीप जो पहले अंधेरे में डूबा हुआ था अब चमकती हुई धूप और लैन लैन का आकाश देख सकता था। हालांकि पूरा द्वीप अभी भी जला हुआ काला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ज्यादा जीवंतता से भरा हुआ था और अब बेजान नहीं था। अब तक घातक जहर को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। चेन जियांग द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। हालांकि घातक जहर खत्म हो चुका था, लेकिन द्वीप अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था, इसलिए द्वीप को रोकना एक कठिन समस्या थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसा करने के लिए उसे बहुत शक्तिशाली बल की आवश्यकता हो सकती थी। हालांकि ये बुरा नहीं था। कम से कम अन्य लोग इस द्वीप पर आसानी से नहीं उतर सकते थे। वरिष्ठ, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? चेन जियांग ने द्वीप के ऊपर आसमान से चिल्लाकर कहा। हाँ, तुमने देखा, आइलैंड स्पिरिट की आवाज़ बहुत उत्तेजित थी।
कई सालों से इस घातक जहर से क्षत विक्षत हो चुका द्वीप आखिरकार एक बार फिर दिन के उजाले में आ गया था और आइलैंड स्पिरिट जल्दी ही ठीक हो गया था। चेन जियांग भी अब इसे महसूस कर सकता था। सूरज की रोशनी में स्वर्गीय ऊर्जा थी और जब यह जमीन पर चमकती थी तो ये तेजी से अवशोषित हो जाती थी। अब चूंकि द्वीप पर कोई जंग नहीं लगी थी और द्वीप आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को शीघ्रता से अवशोषित करने में सक्षम थी, इसलिए वह शीघ्रता से द्वीप को पुनः जीवित कर सकता था। पृथ्वी आत्मा दुनिया कैसी है? चेन जियांग बहुत समय पहले ही पृथ्वी आत्मा दुनिया को छोड़ चुका था, उसे नहीं पता था कि वे कैसे कर रहे थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2503। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2503। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग द्वारा अर्थ स्पिरिट वर्ल्ड के सभी रैंकर्स को मार दिया गया था, इसलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि शेन त्यानहू और बाकी लोग खतरे में थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अर्थ स्पिरिट वर्ल्ड के लोग सूरज को देख पाएंगे जिसे उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा है। अच्छा, मैंने अभी आपके पिता से बात की है और उन्हें सतह पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। द्वीप आत्मा ने कहा। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि जहरीली बारिश फिर से वापस आएगी? जब चेन जियांग ने इस बारे में पूछा तो वह बेहद चिंतित था और अगर वह फिर से वापस आया तो उसे पृथ्वी आत्मा की दुनिया में वापस जाना होगा। अगर कोई उसे याद नहीं दिलाता कि जहरीली बारिश अचानक आ गई है तो निश्चित रूप से कई लोग मर जाएंगे। मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। अगर मैं इस परीक्षण से बच गया तो स्वर्गीय दाव मुझे अब और सज़ा नहीं देगा। अगर मैं बच भी गया तो तब तक मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा। मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा जो बैठकर मौत का इंतज़ार करता रहता हूँ। द्वीप आत्मा ने कहा, मेरा विश्वास करो, जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से इस द्वीप पर जीवन की रक्षा कर सकूंगा। द्वीप आत्मा जानती थी कि चेन जियांग अपने पिता के बारे में बेहद चिंतित था और अब जब द्वीप आत्मा ने चेन जियांग को अपने उपकारकर्ता के रूप में देखा तो स्वाभाविक रूप से उसे चेन जियांग के पिता की देखभाल करनी पड़ी। जहर की बारिश का अनुभव करने के बाद द्वीप आत्मा को भी एहसास हुआ कि वह बहुत कमज़ोर है। वह निश्चित रूप से भविष्य में जहर की बारिश को फिर से आने से रोकने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर जमीन पर बैठ गया और एक चट्टान के सहारे झुक गया। वह इस समय बहुत थका हुआ था और कई महीनों तक आराम न करने के बाद उसने द्वीप पर मौत के जहर को जलाने के लिए लगातार लपटें छोड़ी थीं। अब वह आखिरकार एक अच्छी नींद ले सकता था। चेन जियांग 3 दिन और 3 रातों तक सोया रहा था, लेकिन जैसे ही वह उठा उसे फूलों से हल्की खुशबू आई। वह अचानक जाग गया और अपने चारों ओर देखने लगा। मैं कब से सो रहा हूँ? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। अभी तो केवल 3 दिन ही हुए हैं। जिया बेइलिंग हंसी। वह वास्तव में पहले ही ह्यूयाओ माउंटेन विला छोड़ चुकी थी। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। चेन जियांग तुरंत आसमान में उड़ गया और ऊपर से अपने आसपास का नज़ारा देखा। दूर दूर तक इस द्वीप पर एक बड़ी नदी टेढ़ी मेढ़ी बह रही थी। 3 दिन पहले ये जगह काली हो गई थी, लेकिन अब वहाँ पहाड़ और नदियाँ, नीला आसमान और सफ़ेद बादल और सैकड़ों खूबसूरत फूल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चेन जियांग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी अपनी वर्तमान स्थिति में वापस आ गया। उसने मूल रूप से सृष्टि के देवता के झरने का उपयोग करके ठीक होने से पहले खुद को आराम देने की योजना बनाई थी, लेकिन आइलैंड स्पिरिट ने इसे इतनी जल्दी कर दिया। काफ़ी आश्चर्य की बात है। चेन जियांग के दिमाग में द्वीप आत्मा की आवाज़ उभरी। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी बूढ़ी नहीं थी और वह खुशी से भरी हुई थी। मम, ये बहुत तेज़ है। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली। ताज़ी हवा में एक मादक खुशबू थी। शायद यही कारण है कि मुझे सज़ा दी जा रही है। ये तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। द्वीप आत्मा ने आह भरी। इस द्वीप पर इतनी जल्दी बड़ी मात्रा में फूल, पौधे और पेड़ उगा पाना वाकई स्वर्ग जैसा होगा। अगर औषधीय जड़ी बूटियां भी इस तरह उग सकती तो चेन जियांग को इसके बारे में सोचकर ही डर लगता। तुम्हारे पिता और अन्य लोग जल्द ही आएंगे, द्वीप आत्मा ने हंसते हुए कहा। अगली बार मैं उसकी ताकत बढ़ाने में उसकी मदद करूंगी ताकि वह जल्दी से जल्दी या उससे भी अधिक शक्तिशाली होकर दाव सम्राट बन सके। चेन जियांग को लगा कि ये द्वीप आत्मा दाव सम्राट जितनी ही शक्तिशाली थी और जिया बाइलिंग ने पहले भी उल्लेख किया था कि ये द्वीप आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मुझे बाहर बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। चेन जियांग ने कहा, इसके अलावा यहाँ एक बार आना आसान नहीं है। वास्तव में एक बार जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो मैं खुद को स्थिर नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि मैं अभी कूद रहा हूँ। द्वीप आत्मा को द्वीप पर हो रही अराजकता के बारे में भी पता था। इसके अलावा उन्हें सील करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली अवरोध था। ठीक है, मेरे पिता ने पहले ही नए पद से पृथ्वी आत्मा दुनिया को संभाल लिया है ना? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, अब वे सभी स्थिर हो गए हैं और मैंने भी अपनी ताकत वापस पा ली है।
अगर पहले की तरह दूसरे बाहरी लोग होते तो मैं उन्हें कुछ भी गलत करने से रोक सकता था। द्वीप आत्मा ने कहा, तो फिर तुम मेरे पिता को अलविदा कहने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ, चेन जियांग ने कहा। वह भी शेन तियानहू को उसके सामने अलविदा नहीं कहना चाहता था। द्वीप आत्मा इस मानव स्वभाव को समझती हुई प्रतीत हुई और आह भरते हुए बोली, मैं समझ गई, तुम्हें बाहर सावधान रहना होगा, तुम्हारे पास इतने सारे चमत्कार हैं, लोगों की नज़र तुम पर न पड़े, इससे बचना मुश्किल है। अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अलविदा। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद सफ़ेद बाघ का उपयोग करके छलांग लगाई और द्वीप छोड़ दिया। बंजर भूमि में प्रवेश करने के बाद उसने चारों ओर देखा और पाया कि द्वीप गायब हो गया था। हालांकि द्वीप का निशान थोड़ा अजीब था, फिर भी यह जाने के लिए एक अच्छी जगह थी। बहन बायलिंग, आपकी क्या योजना है? क्या आप सैकड़ों फूलों वाले गांव में खेलना जारी रखना चाहती हैं या वापस वहीं जाना चाहती हैं? चेन जियांग ने कहा, मैं अब 3 पैसे वाले दिव्य शहर जा रहा हूँ। मैं पहले व्हाइट स्पिरिट सिटी जाकर देखूंगा। वैसे भी मैं जहां भी जाऊंगा ये काम आसान ही रहेगा। जिया बेलिंग यूयाओ माउंटेन विला से बाहर आए। जब वह पहली बार द्वीप पर गया और मौत के जहर को देखा तो जिया बेलिंग को लगा कि वह उन दिनों में वापस आ गया है जब उसे मौत के जहर से मार दिया गया था। लेकिन जब उसने उस द्वीप को वापस पा लिया तो उसने उस छाया को भी मिटा दिया जो कई सालों से उसके दिल में अंकित थी। ठीक है, मैं समय समय पर खेलने के लिए सैकड़ों फूलों के गांव में जाऊंगा। वह मेरा दूसरा घर है। जिया बेलिंग ने चेन जियांग पर हंसते हुए कहा और चेन जियांग के चेहरे पर चुटकी ली। मैं जा रहा हूँ, भले ही तुम फ्री हो, तुम्हें मेरे साथ खेलने के लिए व्हाइट स्पिरिट सिटी आना चाहिए। निश्चित रूप से, चेन जियांग हंसा। जिया बेलिंग उस छोटी सी धुन को गुनगुना रही थी जिसे यांग जियांगिन अक्सर बजाता था, उछलता कूदता हुआ, और धीरे धीरे चेन जियांग की नज़रों से ओझल हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले उसे मुझे वापस ले जाने देता। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और फिर वह खुद ही थरी मनी डिवाइन सिटी की ओर बढ़ सकता था। जब तक वे 3 महान देशी बैंकों वाला शहर ढूंढ पाते, उन्हें उन देशी बैंकों के जरिए 3 पैसे वाले दिव्य शहर में टेलीपोर्ट किया जा सकता था। ये बहुत सुविधाजनक था। यदि वह भविष्य में 3 महान देशी बैंकों का निर्माण करता है तो उसके लिए 3 धन दिव्य शहर से स्वर्गीय ड्रैगन शहर में वापस आना बहुत आसान होगा। अपने पिता को पाने के बाद चेन जियांग अंततः अपने दिल का बोझ उतार सका। डॉट 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 3 पैसे वाले दिव्य शहर के अंदर चेन जियांग अपने विला में लौट आया था। जाने से पहले उसने हुआंग जिनतियन से शेंगदाओ दान की खबर फैलाने में मदद करने के लिए कहा था। मास्टर, आपने शेंगदाओ दान नहीं खाया है ना? चेन जियांग ने तुरंत पूछा जब उसने हुआंग जिनतियन को देखा। बिल्कुल नहीं, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूँ? हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, आपका शेंगदाओ दान अब इस शहर में बहुत प्रसिद्ध है। ओह, तुमने ये कैसे किया? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। एक तरफ ये जियांग जियान नाम का लड़का है जो इस खबर को फैलाने में मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ये जियांग कबीला मदद कर रहा है, और फिर वहाँ है और जी कियाओयान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मुझसे क्या करवाना है, मैंने अब वह सब कर दिया है। हुआंग जिनटियन ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2504। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2504। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रुविदपूर्ण स्क्रीन। तुम खुद इसे नहीं चुराओगे, है न? चेन जियांग ने फिर पूछा। हुआंग जिनटियन के वर्तमान भाव को देखकर, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खा लिया है। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ, तुम बदमाश मुझ जैसे बूढ़े आदमी पर इतना भरोसा क्यों नहीं करते? हुआंग जिनटियन ने झट से कहा, इन कुछ दिनों में खबर फैलाने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हर जगह जा रहा हूँ। चेन जियांग के शेंगदाओ दान की वजह से वह अचानक बहुत ऊपर उठ गया और जियांग जियान पूरे दिन वहां रहा और लड़ाई के मंच पर लड़ा। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, और अब जब जियांग जियान की खेती इतनी बढ़ गई थी तो ये शेंगदाओ दान को प्रचारित करने के लिए बहुत उपयोगी था। इन दिनों चेन जियांग ने वास्तव में बहुत सारे शेंगदाओ दान को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन चू होन किंग, फैंग यूजी और जिया बाइलिंग जो यूयाओ माउंटेन विला में थे उनमें से लगभग 1000 को परिष्कृत कर रहे थे। फैंग यूजी ने यूयाओ माउंटेन विला में शेंगदाओ दान का भी बहुत सेवन किया था और बहुत पहले ही दाओ दान क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच गया था, जिसके कारण चू होनकिंग को भी दाओपो क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। मास्टर, आपके अनुसार एक गोली के बदले कितने जैड मनी बेचे जा सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। 30 मिलियन कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जियांग जियान ने आपको इसे 50 मिलियन में बेचने के लिए कहा, और अगर कोई इसे नहीं खरीदता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा सकते हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा, इस 3 मनी दिव्य शहर में कई अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत सारा जैड मनी है,
अगर उन्हें अपने स्वयं के कनिष्ठों को उनकी खेती बढ़ाने में मदद करने के लिए शेंगदाओ दान का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है, तो वे ज़ेड मनी की संख्या की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, चेन जियांग ने सिर हिलाया। पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए वह अपने कमरे में लौट आया। फैंग यूजी भी युयाओ माउंटेन विला से बाहर आ गया। बहन फैंग, क्या तुम्हें मेरी याद आई? चेन जियांग ने फैंग यूजी को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, साथ ही फैंग यूजी के गालों को चूमा। छोटे बदमाश, मैं बस तुम्हारे साथ गर्मजोशी से मिलना चाहती थी, फैंग यूजी ने नखरे से कहा। फिर उसने बिस्तर पर कदम रखने से पहले चेन जियांग को गले लगाया और चूमा। एक लापरवाह रात के बाद चेन जियांग अगली सुबह बहुत ऊर्जावान उठा। हालांकि फैंग यूजी सुबह जल्दी उठ गया और चूहोन किंग और अन्य लोगों के साथ कुछ खाने की तलाश में युयाओ माउंटेन विला में घुस गया। चेन जियांग ने खाना खत्म करने के बाद वह अनंत जीवन मूल निवासी बैंक में आया। वह इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक के तीसरे मास्टर फैन शिक्सिन को खोजने आया था। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक में आने के बाद दुकानदार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे वीआईपी हॉल में ले आया और उसे फैन शिक्सिन का इंतजार करने के लिए कहा। पिछली बार जब फैन शिक्सिन से उनकी मुलाकात हुई थी तो वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने सुना कि चेन जियांग आ गए हैं तो वे तुरंत उनसे मिलने आए। विला मास्टर फैन, स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के 3 महान देशी बैंक कैसे चल रहे हैं? फैन शिक्सिन को देखकर चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा और कोई औपचारिकता कहने की जहमत नहीं उठाई। उच्च अधिकारी पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं और उन्होंने लॉन्ग ज्यूंग सियाओ से बात की है। वहां 3 महान देशी बैंक बनाए गए हैं और जल्द ही वे वहां ज़ेड मनी शुरू करेंगे। फैन शिक्सिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरी ओर, तुम इतने लंबे समय से गायब हो गए हो। मैं तुम्हें खोजने गया था, लेकिन तुम्हारे मालिक ने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम गोलियां नहीं बना रहे हो, है न? बिल्कुल नहीं, चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं शहर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा गुरु भी एक अजीब व्यक्ति है, वह मरे हुए दिव्य जाति से लगता है। फैन शिक्सिन चेन जियांग के विला में गया था और उसने उसे देखा भी था। हाँ, लेकिन वह इतना बुरा आदमी नहीं है। वह कभी कभी पागल हो जाता है, लेकिन अब वह बहुत बेहतर है। चेन जियांग हंसा। मुझे इस बारे में पता है। मूल रूप से मरे हुए दिव्य जाति में 2 गुट थे, लेकिन उदारवादी गुट अपेक्षाकृत दुर्लभ था। फैन शिक्सिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। ओह ठीक है, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक प्रकार के शेंगदाओ दान को परिष्कृत किया है जो आपके दावदान क्षेत्र को तेजी से अपने दायरे को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हाँ, मैनर लॉर्ड फैन को इसमें रुचि है। चेन जियांग ने एक निकाला और उसे फेंक दिया। मुझे वास्तव में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आप इसे थोक में बना सकते हैं और हमें बेच सकते हैं। फैन शिक्सिन इस मामले पर चर्चा करने के लिए चेन जियांग को खोजने गए। कीमत ठीक है। इससे पहले हुआंग जिनटियन और जियांग जियान ने यह खबर हर जगह फैला दी थी, इसलिए वह अनुमान लगा सकता था कि चेन जियांग इस गोली को बेचने की योजना बना रहा था। 50 मिलियन गोलियां, चेन जियांग ने कहा। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक ही वह था जिसने ज़ेड को पैसा कमाया। वह किसी को भी नहीं मारेगा अगर वह नहीं चाहता। ये थोड़ा महंगा है। फैन शिक्सिन ने गहरी सांस ली। 4500 ज़ेड मनी के बारे में क्या ख्याल है? हम उन सभी को ले लेंगे और हम उन्हें फिर से बेचेंगे और हम केवल थोड़ा सा पैसा कमाएंगे। हमारे 3 मनी डिवाइन सिटी में हमारे पास थोड़ा और दाव दान क्षेत्र है, इसलिए यदि हमारे पास इन शेंगदाओ दान की एक बड़ी संख्या है तो यह अधिक लोगों को और अधिक ज़ेड मनी कमाने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होगा, जिससे हमारे शहर की समग्र ताकत भी बढ़ेगी। चेन जियांग ने सोचा, ये भी अच्छा है, उसे इसे बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 1000 हैं, चेन जियांग ने कहा। क्या आप अब उन सभी को ले सकते हैं? काफ़ी कुछ, फैन शिक्सिन ने कहा। उसे लगा कि चेन जियांग को जिस चीज़ से डर था वह उसकी साधना का स्तर नहीं था, बल्कि उसकी गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता थी। उसने अनुमान लगाया कि चेन जियांग ने औषधीय सामग्री को जल्दी से प्राप्त करने का एक तरीका समझ लिया होगा, क्योंकि यह भी बहुत स्वर्ग विरोधी था। 45 बिलियन ज़ेड मनी। हालांकि फैन शिक्सिन ने चेन जियांग के शेंगदाओ दान को नहीं देखा। उन्होंने ज़ेड का एक टुकड़ा निकाला और कहा, आप किसी भी समय 3 महान देशी बैंकों से ज़ेड मनी प्राप्त कर सकते हैं। चेन जियांग ने एक ज़ेड केस निकाला, उसे सौंप दिया और फिर ज़ेड पर्ची प्राप्त की। देशी बैंक खोलने का तरीका अलग है, फैन शिक्सिन ने हंसते हुए कहा। अब आपके पास बहुत सारे ज़ेड पैसे हैं, आप उन्हें कैसे खर्च करने की योजना बना रहे हैं? चाहे आप उन्हें कैसे भी देखें, ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कमी है। औषधीय सामग्री खरीदना, गोली के फॉर्मूले खरीदना, इससे मुझे और भी तरह की गोलियां बनाने में मदद मिलेगी। चेन जियांग ने कहा, आपका स्थानीय बैंक बंद तो नहीं हो जाएगा? मेरे पास यहाँ बहुत सारा ज़ेड मनी है, ये निश्चित रूप से ढह नहीं जाएगा। यदि हमारा मूल बैंक ढह गया तो ये पूरी बंजर भूमि निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। फैन शिक्सिन ने कहा, फिलहाल मरे हुए दिव्य जाति और वह दुष्ट आत्मा जाति अभी भी हमें धमकी देने में असमर्थ हैं। हम वास्तव में अन्य स्रोतों से आने वाली शक्ति के बारे में चिंतित हैं। अन्य पहलुओं से ताकत, चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी। किस तरह से? ये बहुत पुराना है।
मेरी जानकारी के अनुसार प्राचीन बंजर भूमि में कुछ समस्याएं हैं और शीर्ष पर स्थित 3 महान देशी बैंक नष्ट हो चुके हैं। उन प्राचीन बंजर भूमि में शक्तिशाली अवरोध भी हैं और वर्तमान में हम में से कोई भी 3 महान देशी बैंकों में जाकर जांच करने में सक्षम नहीं है। फैन शिक्सिन ने कहा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। प्राचीन उजाड़ का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है, ये सब किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया था। चेन जियान को पता था कि स्पिरिट वेस्टलैंड अब स्थिर था, लेकिन ऊपरी स्तर पर भी उथल पुथल थी। उदाहरण के लिए जिया बेलिंग और अन्य 2 दाओ सॉवरेन के शहरों को अक्सर बीस्ट रेस के हमलों का सामना करना पड़ता था और ये सभी रहस्यमय शक्तियों द्वारा उकसाए गए थे। मैनर लॉर्ड फैन, मैं देखना चाहता हूं कि प्राचीन वीरानी में किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। चेन जियांग ने अचानक कहा। उसके पास व्हाइट टाइगर की छलांग थी। वह देखना चाहता था कि क्या वह उन जादुओं को पार कर सकता है। गहन बंजर भूमि, शैतानी बंजर भूमि और दुष्ट बंजर भूमि, इन 3 प्राचीन बंजर भूमियों में प्रवेश करना हमेशा से ही असंभव रहा है और रहस्यमयी दिव्य बंजर भूमि के मामले में भी यही स्थिति रही है। फैन शिक्सिन ने कहा, क्या आप स्थान जानते हैं? चेन जियांग ने पूछा। मुझे पता है, तुम्हें अंदर जाना होगा। ये बहुत खतरनाक है। प्राचीन बंजर भूमि से आए ये तीनों जीव बहुत ही क्रूर हैं। फैन शिक्सिन ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2505। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2505। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग वास्तव में प्राचीन बंजर भूमि पर जाना और उसे देखना चाहता था। वह पहले भी आत्मा बंजर भूमि पर गया था और उसे लगा कि वह वहां सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कुछ दुर्घटना हुई जहां वह छोटे पेड़ परी द्वारा लगभग मारा गया था। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूं, चेन जियांग ने कहा। क्या आप मुझे विशिष्ट स्थान बता सकते हैं? अंदर बहुत खतरनाक है। आपकी वर्तमान साधना अभी भी अपेक्षाकृत कम है। अंदर घुसने से परेशानी होगी। फैन शिक्सिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह वास्तव में चेन जियांग के बारे में सोच रहा था। कोई समस्या नहीं, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। पहले मुझे बताओ कि प्रोग्रेसिव वेस्टलैंड कहाँ है और फिर हम अंदर की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं जाकर देखूंगा। ईविल वेस्टलैंड और डेविल वेस्टलैंड ने केवल नाम सुना था और महसूस किया कि यह बहुत डरावना है, इसलिए चेन जियांग ने अभी जाने की योजना नहीं बनाई। वह बस गहन वेस्टलैंड में रुचि रखता था और नाम से वह जानता था कि यह ईविल वेस्टलैंड और डेविल वेस्टलैंड जितना डरावना नहीं था। ठीक है, ये देखकर कि चेन जियांग वास्तव में जाना चाहता था, फैन शिक्सिन ने उसे स्थान बताया और बार बार उसे याद दिलाया कि उस स्थान में प्रवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। और अभी 3 महान मूल बैंकों के लोग भी गहन बंजर भूमि में प्रवेश करने में असमर्थ थे, इसलिए फैन शिक्सिन चेन जियांग के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे, जिसे उन्होंने महसूस किया कि वह भी प्रवेश करने में असमर्थ था। जब चेन जियांग को पता चला कि गहरे बंजर भूमि का स्थान खाली था, तो वह तुरंत हुआंग जिनतियन का स्वागत करने के लिए वापस गया। उसने हुआंग जिनतियन को 1 दर्जन से अधिक शेंगदाओ दान भी दिए ताकि वह देख सके कि क्या वह दाओपो क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। वह उत्तरी बंजर भूमि के एक बड़े शहर में आया और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। चून की प्राचीन उजाड़ में से एक गहरा बंजर भूमि पास में ही दिखाई दिया, हालांकि यह अभी भी शहर से काफी दूरी पर था। ये गहरे बंजर भूमि के पास एकमात्र शहर था। शहर में एक बार चेन जियांग ने कई लोगों को गहन बंजर भूमि के बारे में बात करते सुना। वर्तमान स्थिति ये थी कि कोई भी गहन बंजर भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता था। बड़ी शक्तियों के कई बड़े लोगों ने कोशिश की थी, चाहे वे कुछ भी करें, वे बाधा को तोड़कर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और 3 महान देशी बैंकों को इन लोगों से ज्यादा जानकारी मिली। उन्हें पता था कि अंदर के 3 महान देशी बैंकों को पहले ही किसी ने नष्ट कर दिया था, इसलिए जो लोग उस जगह में सबसे ज्यादा घुसना चाहते थे वे 3 महान देशी बैंकों के लोग थे। चेन जियांग जल्दी से गहरे बंजर भूमि के किनारे पर पहुंच गया। उसने सुना था कि यह जगह मूल रूप से बर्फ और बर्फ की भूमि थी, लेकिन बर्फ और बर्फ की इस भूमि पर गहरे बंजर भूमि के अचानक प्रकट होने से चेन जियांग को अपने सामने बहुत सारे हरे पहाड़ दिखाई दिए। हालांकि यह थोड़ा ठंडा था, लेकिन गहरे बंजर भूमि के अंदर कोई असर नहीं हुआ। संपूर्ण गहरा बंजर भूमि बहुत विशाल थी, जो उत्तरी बंजर भूमि में दिखाई देती थी और उत्तरी बंजर भूमि के आधे से अधिक भाग को कवर करती थी। ऐसा कहा जाता था कि कई छोटे शहरों को गहरे बंजर भूमि ने निगल लिया था और उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। चेन जियांग के पैरों के नीचे बर्फ और बर्फ की चादर थी और कुछ ही दूरी पर हरी घास, लाल फूल थे और अंदर गहरा बंजर भूमि थी। वह गहरे बंजर भूमि से केवल 100 कदम की दूरी पर था, लेकिन अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। वहां कई लोग अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे, जो गहन बंजर भूमि में प्रवेश करना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि पिछली आत्मा बंजर भूमि जब वह प्रकट हुई थी, किसी को एक अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय कलाकृति मिली थी, इसलिए सभी को लगा कि गहन बंजर भूमि में और भी अधिक स्वर्गीय कलाकृतियां हो सकती हैं और वहां और भी अधिक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हो सकते हैं।
हर कोई जानता था कि गहरा बंजर भूमि आत्मा बंजर भूमि से बड़ी थी। आत्मा बंजर भूमि के प्रकट होने के बाद से ही प्राचीन उजाड़ की कहानी भी फैल गई। बस हर कोई यह नहीं समझ पाया कि प्राचीन उजाड़ अचानक क्यों प्रकट हो गया। चेन जियांग ने एक संभावना के बारे में भी सोचा। यह था कि प्राचीन आर्ट उजाड़ और नए आर्ट बंजर भूमि के युग की समय रेखाएं एक साथ मिल जाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के युग और इस युग की समय रेखाएं एक साथ मिल गई हैं। दिन में तो बहुत से लोग तरह तरह के तरीके आजमा रहे थे, रात में भी बहुत से लोग थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि रात में बैरियर कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कोई अंदर नहीं जा सका। चेन जियांग बैरियर के चारों ओर चला गया और भीड़ से दूर जाने के बाद उसने कूदने के लिए व्हाइट टाइगर लीप का इस्तेमाल किया और आसानी से बैरियर में प्रवेश किया। इससे उसे मन ही मन खुशी हुई। व्हाइट टाइगर दाव चिन्ह की उपयोगिता बहुत बड़ी थी। प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने फिर से प्रयास किया और बाहर कूदने में सफल रहा। मुझे लगा कि मैंने अंदर किसी को देखा है। अचानक चेन जियांग ने किसी को बोलते हुए सुना और तुरंत धुंध का बादल बन गया। आसमान अब बहुत काला हो गया है, आपने गलत देखा होगा। ये आंकड़े कहाँ से आए? 3 महान मूल बैंकों के मूल बैंक और लोग सभी नष्ट हो गए हैं, लेकिन 3 महान मूल बैंक अभी भी प्रवेश करने में असमर्थ हैं। वे पूरे बंजर भूमि में 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, प्राचीन 8 बंजर भूमियों में 3 महान देशी बैंक पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली बल भी बनाया था। हालांकि गहरा बंजर भूमि और अन्य 2 महान उजाड़ भूमि सभी नष्ट हो गए थे, इसलिए अंदर कुछ बड़ा हुआ होगा। जब चेन जियांग अंदर गया तो उसने तुरंत पाया कि अंदर और बाहर के बीच बहुत अंतर था, खासकर अंदर का दाव क्यूई। भले ही यह बहुत घना था, लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब तरह की ऊर्जा थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह ऊर्जा क्या थी। कितना अजीब है, मैंने इसे अभी अभी अवशोषित किया और इसके तुरंत बाद यह मेरे शरीर से निकल गया। यह ऊर्जा वास्तव में क्या है? चेन जियांग ने अभी अभी दाव ऊर्जा की एक बहुत ही सघन मात्रा को अवशोषित किया था और इसमें निहित विशेष ऊर्जा ने निकलने से पहले उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया। जो भी हो, चलो अंदर चलें और देखें। अभी चेन जियांग भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि अंदर क्या हो रहा है। उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और हर बार ऐसा करने पर वह केवल कुछ दूरी पर ही टेलीपोर्ट हो पाता। कुछ ही समय बाद वह घास के मैदान के एक टुकड़े पर पहुंच गया और इस समय वह पहले से ही गहरे बंजर भूमि के किनारे से बहुत दूर था। मैदान पर उसे एक शहर दिखाई दिया। शहर एक ऊंची काली दीवार से घिरा हुआ था। इस तरह की दीवार बहुत मजबूत लग रही थी और इसकी आभा भी बहुत अनोखी थी। जब उसने क्यूई को महसूस किया तो चेन जियांग को लगा कि यह बहुत परिचित है। इससे पहले जब उसने दाव क्यूई को अवशोषित किया था तो उसने इस तरह की अनूठी ऊर्जा को अवशोषित किया था और यह क्यूई थी जो दाव क्यूई के भीतर समाहित थी। मुझे मत बताओ कि इस तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेन जियांग को अचानक गहरे बंजर भूमि के बाहर जादू के बारे में याद आया। उसे लगा कि जादू शायद इसलिए था क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा थी जिससे कोई परिचित नहीं था। यही वजह थी कि इसे तोड़ना मुश्किल था। ये किस तरह की शक्ति है और इसका क्या उपयोग है? चेन जियांग चुपचाप शहर के पास पहुंचा। जब वह शहर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए खड़ा था। आधी रात को लोगों का ये समूह शहर के फाटक के सामने पंक्ति में खड़ा था। चेन जियांग ने आगे बढ़कर शानदार कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बूढ़े साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को अजीब नज़र से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी भरी नज़र थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस गुजर रहा था, चेन जियांग ने कहा। उसे अचानक याद आया कि यह गहन बंजर भूमि थोड़ी खास थी, अगर नहीं तो इसे गहन बंजर भूमि नहीं कहा जाएगा। वह फैनशिक्सन से जानता था। गहन बंजर भूमि के लोग सभी बहुत शक्तिशाली थे और यहाँ के लोगों ने एक अनोखी तकनीक में प्रशिक्षण लिया था जिससे उन्हें एक बहुत ही विशेष शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिली। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2506। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2506। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आप जानते हैं कि एनीमे और मंगा के बीच अंतर क्या है? 0:06 1:52। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके। म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर। न केवल बूढ़ा आदमी हैरान होकर चेन जियांग को देख रहा था, बल्कि बूढ़े आदमी के सामने खड़े सभी लोगों ने भी चेन जियांग की बातें सुनकर अपना सिर घुमाया। उन्होंने चेन जियांग को आश्चर्यचकित आंखों से देखा, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। हम यहाँ कतार में खड़े हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम शहर में प्रवेश कर रहे हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप दिन में क्यों नहीं जाते? चेन जियांग को लगा कि इतने सारे सवाल पूछना अजीब था, इसलिए उसने पूछना जारी रखा। शहर के द्वार केवल रात में ही खुलते हैं, क्योंकि दिन के समय ये बहुत खतरनाक है। बुजुर्ग ने आह भरी। हम सभी आसपास के शहरों से हैं। वे सभी शहर उस चीज से नष्ट हो गए।
चेन जियांग ने तुरंत चारों ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि गहन बंजर भूमि में ऐसी बात घटित होगी। शहर पर इतने शक्तिशाली प्राणी द्वारा हमला किया जा रहा था। वह चीज़ क्या है? चेन जियांग ने फिर पूछा। काले बालों वाले मानव, हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ होगा। संक्षेप में, कई शहर नष्ट हो चुके हैं, और केवल ऐसे शहर ही नष्ट नहीं हुए हैं जो जादू टोना करने के लिए गहन ताओ शक्ति का उपयोग करते हैं। बूढ़े आदमी ने आह भरी। ऐसे काले बालों वाले मानव आमतौर पर रात में नहीं आते हैं, इसलिए हम हमेशा रात में ही लाइन में लगने के लिए आते हैं। चेन जियांग को आखिरकार समझ में आ गया कि यहाँ आत्मा दाओ क्यूई में ऊर्जा को मूल रूप से गहन ताओ शक्ति कहा जाता था। जब उसने इसके बारे में फिर से सोचा तो उसे लगा कि यह बेहद अकल्पनीय था कि इसमें इतनी अनोखी शक्ति थी। तो फिर दरवाज़ा खुला क्यों नहीं है? चेन जियांग ने फिर पूछा। क्योंकि अंदर के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें अंदर आने दिया जाए या नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और अंदर जाने के लिए भी शर्तें होनी चाहिए। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। चेन जियांग को अब समझ में आया कि ये लोग इतने शालीन कपड़े क्यों पहनते हैं। वे इस शहर में शरण लेने आए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग दाओपो क्षेत्र के थे, और यहाँ तक कि दाओपो क्षेत्र के 10वें चरण के लोग भी थे। हालांकि उन्हें अभी भी शरण लेने के लिए शहर में प्रवेश करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि बाहर कितना खतरा था। अगर वे जल्दी ही दिन में अपने दरवाजे नहीं खोलते तो हमारे पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर हम बदकिस्मत रहे और ब्लैक हेयर्स ह्यूमन ने हमें पकड़ लिया तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। बुजुर्ग के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चेन जियांग ने अन्य लोगों की ओर देखा, और जब उसने 2 शब्द ब्लैक हेयर्स ह्यूमन सुने तो उनके चेहरे भय से भर गए, जिससे पता चला कि ब्लैक हेयर्स ह्यूमन कितना भयानक था। चेन जियांग ने भी बूढ़े आदमी की पीठ थपथपाई। शहर के खुलने का इंतजार करते हुए वह अंदर जाकर स्थिति के बारे में और अधिक जानना चाहता था। बूढ़े दादा, 3 महान देशी बैंक कहाँ हैं? क्या वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं? वे काले बालों वाले मानव का कुछ नहीं कर सकते? चेन जियांग ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं, वे खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। कई देशी बैंक नष्ट हो गए। जो अजीब है, उन काले बालों वाले मानवों ने सभी पर एक उद्देश्य से हमला किया। मैंने सुना है कि जब काले बालों वाले मानव का विस्फोट होने वाला था तो जिस क्षण वे शहर में दाखिल हुए, पहली चीज जो उन्होंने की वह थी 3 महान देशी बैंकों से छुटकारा पाना। तो यह ऐसा ही है। ये निश्चित रूप से संयोग से नहीं हुआ था। उसे संदेह था कि यह किसी तरह की सजा हो सकती है जिसने जानबूझकर 3 देशी बैंकों की ताकत को कमजोर कर दिया हो। वह और बूढ़ा आदमी लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि गहन ताओ शक्ति क्या है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह गहन बंजर भूमि के लिए अद्वितीय शक्ति थी, और उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल एक गठन स्थापित करने के लिए किया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि काले बाल वाले मानव इस शक्ति से बेहद डरते थे। अगर उनके शहर में इस शक्ति से बनी एक बाधा होती तो शहर एक एक करके नहीं गिरता। मुझे कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए? मैं उन्हें आत्मसात क्यों नहीं कर सकता? चेन जियांग ने फिर पूछा। तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ? गहन बंजर भूमि में कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता। तुम किसी अन्य बंजर भूमि से नहीं आए हो, है न? बूढ़े आदमी के शब्दों ने एक बार फिर कई लोगों का ध्यान खींचा। वे जानते थे कि वे अब गहन बंजर भूमि को नहीं छोड़ सकते, और अगर वे ऐसा कर भी सकते तो वे यहाँ नहीं होते। मुझे नहीं पता, मैं यहीं जाग गया। चेन जियांग ने बेवकूफ़ बनने का नाटक किया। उसे लगा कि अगर उसने इन लोगों को बताया कि वह दूसरी दुनिया से है तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रशिक्षण के दौरान पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। कितना दयनीय है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। गहन ताओ शक्ति को विकसित करने के लिए आग की आवश्यकता होती है, और अधिकांश लोग इसे अपने शरीर में अवशोषित करते हैं, फिर शरीर से गहन ताओ शक्ति को छानते हैं, और फिर गहन ताओ शक्ति को एक भट्टी में डाल देते हैं। आग से जलने के बाद यह एक प्रकार की सुनहरी धुंध में बदल सकती है, और जब समय आता है तो इसे अवशोषित और विकसित किया जा सकता है। चेन जियांग ने सिर हिलाया, लेकिन उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला था, लेकिन वह खुला नहीं था। ये बहुत छोटा दरवाज़ा था। बहुत से लोग बहुत उत्साहित थे। वे सब छिपने के लिए तैयार थे, लेकिन अब दरवाज़ा खुला था। एक एक करके आओ। अगर तुम नहीं निकलोगे तो शहर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। छोटे से दरवाजे से 10 से अधिक लोग बाहर निकले। वे सभी बहुत मजबूत थे। बुरा नहीं है। हमारे शहर में प्रवेश करने के बाद आप सभी को हमारे शहर की रक्षा करनी होगी, और सबसे पहले आपको हमारी टीम में शामिल होना होगा जो ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का शिकार कर रही है। एक आदमी ने कहा, चिंता मत करो, हम ब्लैक हेयर्स ह्यूमन की कमजोरी जानते हैं। समय आने पर हम आपको प्रशिक्षित करेंगे। जब तक वह अंदर जा सकता था तब तक बाहर रहने से बेहतर था। चलो हर व्यक्ति की साधना का परीक्षण करते हैं। जो पास हो जाएगा वही प्रवेश कर पाएगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फिर सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी साधना का परीक्षण करने लगे। सभी ने अपने हाथ एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखे। जैसे ही क्रिस्टल बॉल जलेगी वे शहर में प्रवेश कर सकेंगे।
चेन जियांग ने कुछ देर तक निरीक्षण किया और महसूस किया कि क्रिस्टल बॉल को चमकाना हर किसी के लिए बहुत कठिन नहीं होगा। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने अचानक सामने से एक कमजोर आवाज़ सुनी, मैं दाव दान क्षेत्र के 10वें चरण का हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी प्रवेश करूंगा। बोलने वाली महिला एक साधारण कपड़े पहने एक छोटी लड़की थी। वह लगभग 13 से 14 साल की लग रही थी और वह बेहद सुंदर लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था और वह बहुत दयनीय लग रही थी। नहीं, उच्च अधिकारियों ने हमसे अनुरोध किया है कि हम दावपो क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति को अंदर न आने दें। बूढ़ा आदमी बहुत ठंडा था क्योंकि उसने लड़की को एक तरफ धकेल दिया। मेरे पास एक ज़ेड मनी है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें 1 बिलियन ज़ेड मनी दूंगी। युवा लड़की चिंतित हो गई और उसकी नाजुक आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। 3 महान देशी बैंक पहले ही खत्म हो चुके हैं। ज़ेड मनी का आपके पास क्या उपयोग है? बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। वह छोटी लड़की किनारे खड़ी थी और अपना निचला होंठ काट रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिससे वह बहुत दयनीय लग रही थी। हालांकि कोई भी उसके लिए नहीं बोल रहा था। वे सभी चिंतित थे कि अगर उन्होंने इन लोगों को नाराज कर दिया तो वे शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। युवती बाहर नहीं गई, बल्कि विनती करती रही। अगर वह अंदर नहीं गई तो अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से बाहर ही मर जाएगी। इसके अलावा वह अभी किशोरावस्था में ही थी और उसे जीवित रहने का कोई अनुभव नहीं था। इस समय वह बाहरी दुनिया से डरी हुई थी। इस बार चेन जियांग की बारी थी। वह परीक्षा में पास हो गया। क्या हम उसे अंदर आने दे सकते हैं? चेन जियांग ने बूढ़े आदमी से कहा और उस युवती की ओर इशारा किया जिसके चेहरे पर आंसू थे। नहीं, एक शब्द और बोलो, फिर तुम अंदर नहीं जा पाओगे। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना बहुत ऊंची थी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वह दाओशिक क्षेत्र से था, इसलिए चाहे चेन जियांग कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। तो मैं अंदर नहीं जा रहा। चेन जियांग भी लड़की को अकेले बाहर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और शहर में प्रवेश करने का मौका छोड़ दिया। छोटी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, डरो मत। चेन जियांग ने प्यार से लड़की के खूबसूरत चेहरे पर आंसू पोंछे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2507। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2507। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0134 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। युवा लड़की चेन जियांग के कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और खूब आंसू भी बहाए। बड़े भाई, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसे मुझ पर बर्बाद मत करो, तुम मर जाओगे। लड़की ने अपनी लार निगल ली। हम दोनों वैसे भी बाहर ही मर जाएंगे। तुम्हारा मेरे साथ जाना बेकार है। तुम्हें बस अंदर जाना चाहिए। उसके पास कोई मौका नहीं है। शहर में बहुत भीड़ है। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। चेन जियांग ने लड़की का छोटा हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, जाओ, तुम नहीं मरोगी, मेरा विश्वास करो। वह छोटी लड़की अपनी किशोरावस्था में अकेली थी। वह पिछले कुछ दिनों से डर में जी रही थी और शहर में प्रवेश करने से मना कर दिया जाना भी बहुत असहाय था। उसके साथ जाने के लिए चेन जियांग ने शहर में प्रवेश करने का अवसर छोड़ दिया था। इससे वह बहुत प्रभावित हुई और इस समय वह चेन जियांग पर बहुत भरोसा भी करती थी। अभी कुछ क्षण पहले कई लोगों ने चेन जियांग को कई मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हुए सुना और सोचा कि वह बहुत अज्ञानी है, इसलिए वे डरे नहीं। चेन जियांग ने छोटी लड़की को लाया और शहर छोड़ दिया। रास्ते में उसे पता चला कि छोटी लड़की का नाम लिन क्यूकी था और वह मूल रूप से लिन परिवार के कुलपति की पोती थी, लेकिन उनके लिन परिवार को ब्लैक हेयर्स ह्यूमन ने मार डाला था। वह अपने माता पिता के साथ भाग गई। रास्ते में उन्हें बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये वास्तव में आसान नहीं है। इतना कुछ अनुभव करने के बाद चेन जियांग ने हल्की आह भरी जैसे ही उसने लिन क्यूकी के चेहरे को सहलाया। अब और मत रोना, मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्रिया बड़े भाई। लिन क्यूकी ने चेन जियांग की बांह पकड़ ली। अभी आसमान चमकने वाला था और वह और भी ज्यादा डर रही थी। पहले लोग केवल तभी डरने लगते थे जब आसमान में अंधेरा छा जाता था, लेकिन अब उन्हें सुबह होने पर ही डर लगने लगता है। चेन जियांग ने लिन क्यूकी से कहा, क्योंकि तुम पहले मेरे अंतरिक्ष खजाने में से एक में प्रवेश करो। वहां कुछ बहनें होंगी जो तुम्हारे साथ अंदर खेलेंगी, इस तरह तुम सुरक्षित रहोगी। लिन क्यूकी ने चेन जियांग की हर बात सुनी। वह पहले से ही एक कमजोर छोटी लड़की थी। बेशक वह इतनी कम उम्र में दावदान क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी, जिससे पता चलता है कि लिन परिवार पहले कितना मजबूत और शक्तिशाली था। इसके अलावा उसकी योग्यता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बस उसने बचपन से ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। चेन जियांग ने आधी रात को गहन बंजर भूमि में प्रवेश किया, इसलिए उसने पहले कभी उस तरह का काले बाल वाला मानव नहीं देखा था। फैंग यूजी, चू हुनकिंग और यांग जियांगिन, जो यूयाओ माउंटेन विला में थे, जानते थे कि लिन क्यूकी के साथ क्या हुआ था।
इसके अलावा यू याओ माउंटेन विला भी बहुत सुंदर था और अंदर कुछ बेहतरीन सुंदरियां थीं। लिन किकी का मूड अब बहुत बेहतर था, लेकिन वह चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित थी जो बाहर था। किकी, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ ये जानने को उत्सुक है कि काले बालों वाला इंसान कैसा दिखता है। अगर वह उसे हरा नहीं सकता तो वह यहाँ आ जाएगा। फैंग यूजी ने लिन किकी के चेहरे को सहलाया और हंसा। सचमुच, बड़ा भाई भी यहाँ शरण लेने आ सकता है। ये बढ़िया है। लिन क्यूकी ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। क्या ये बड़े भाई का असली स्थान है? हाँ, क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। अगर बड़ा भाई अंदर आता है तो वे काले बाल वाले मानव भी अंदर आ सकते हैं। काले बाल वाले मानव बहुत शक्तिशाली हैं, वे अन्य लोगों के वास्तविक स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। लिन क्यूकी को चिंता होने लगी। उसके पास भी वास्तविक स्थान था, स्वर्गीय ताओ क्षेत्र में लोग थे। यदि वास्तविक स्थान बहुत मजबूत नहीं था तो वह मौके पर ही वास्तविक स्थान में प्रवेश कर सकता था और कोई भी लहर दिव्य इंद्रिय सागर में वास्तविक स्थान को प्रभावित करेगी। चेन जियांग को पहले यह अजीब लगा था। चूंकि सभी के पास असली जगह थी तो क्या ये ठीक नहीं होगा जब तक वे अंदर छिपे रहें। इस तरह वे ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के हमले से बच सकते थे और रात में फिर से बाहर आ सकते थे। तो ये पता चला कि काले बाल वाला मानव किसी और के वास्तविक स्थान में प्रवेश कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक बार जब मैं अपनी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया में प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरे अपने काले बाल वाले मानव भी मेरे पीछे आ सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, बहुत से लोगों ने सोचा था कि वे शरण ले पाएंगे, लेकिन अंत में वे सभी मर गए। लिन किकी उस समय बहुत दुखी थी। उसे लगा कि उसने चेन जियांग को फंसा दिया है। चिंता मत करो, उसके पास बहुत सारी तरकीबें छिपी हैं। चू होंगकिंग ने लिन क्यूकी को सांत्वना दी। लिन क्यूकी केवल चेन जियांग पर भरोसा कर सकती थी। हालांकि चेन जियांग ने पहले कभी काले बालों वाले मानव को नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि काले बालों वाला मानव बहुत शक्तिशाली होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतने सारे लोगों को एक कोने में धकेल कर नहीं रखता, जिससे पूरा लिन परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता और 3 महान देशी बैंक नष्ट हो जाते। सुरक्षित रहने के लिए चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को निकाल लिया और 6 लोगों के दर्पणों से बड़ी मात्रा में दाओकी का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा सरणी गठन भी बनाया जो दाओकी को अवशोषित कर सकता था और गहन ताओ शक्ति को एक अवरोध में परिष्कृत कर सकता था। अब चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों पर बैठ गया और सुरक्षा सरणी को सक्रिय कर दिया और भोर की प्रतीक्षा करने लगा। लगता है मुझे स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में वापस जाने के लिए कुछ समय निकालना होगा और देखना होगा कि स्वर्गीय जादुई तलवार की मरम्मत की गई है या नहीं। जब चेन जियांग के पास स्वर्गीय जादुई तलवारें थीं तो चीज़ों को काटना सबसे आसान था। अभी वह केवल अग्नि तलवार के निशान का उपयोग करके हमला करने के लिए अग्नि तलवारें छोड़ सकता था। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। लिन किकी यू याओ माउंटेन विला के अंदर से भी बाहर का नज़ारा देख सकती थी। वह चेन जियांग को अभी किसी चीज़ पर बैठे हुए देख सकती थी। चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों पर सवार होकर धीरे धीरे उड़ता हुआ अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखता था। अगर हवा या घास में कोई हलचल होती तो वह तुरंत उसे नोटिस कर लेता। काले बाल वाला इंसान, क्या वह काले फर से ढका हुआ है? चेन जियांग ने लिन क्यूकी से पूछा। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काले कोहरे से ढके हुए हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर काले बाल हैं, इसलिए हम उन्हें यही कहते हैं। लिन किकी ने कहा, बड़े भाई, वे बहुत तेज हैं, आपको उनसे सावधान रहना होगा। वे आमतौर पर एक समूह में होते हैं। एक समूह? वह कितना शक्तिशाली था? आप किस तरह की शक्ति का उपयोग करना जानते हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। काले बालों वाले मनुष्यों के एक औसत समूह में एक ऐसा होगा जो स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग करना जानता होगा, और 2 ऐसे भी होंगे जो संरचनाओं को नष्ट करने, हमला करने, मारने और बचाव करने में माहिर होंगे। वे एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। प्रत्येक समूह में लगभग 100 लोग होते हैं और आसानी से एक पूरे शहर को नष्ट कर सकते हैं। लिन किकी को याद आया, उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी। चेन जियांग भी इस पल बेहद हैरान था। उसने सोचा था कि ये काले बाल वाले इंसान सभी बर्बर लोगों का एक समूह है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनमें ऐसी क्षमताएं हैं। इसके अलावा उनके पास ऐसा टीमवर्क था जो उनकी उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता था। तुम यहाँ? चेन जियांग ने अचानक अपने सामने एक काली वस्तु देखी। ये ब्लैक हेयर्स ह्यूमन है। बड़े भाई, आपको सावधान रहना होगा। लिन किकी ने घबराकर चिल्लाया। हालांकि वह यू याओ माउंटेन विला के अंदर थी, फिर भी उसे देखकर उसे डर लगा। चेन जियांग ने अभी अभी ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को दूर से आते देखा था, लेकिन अगले ही पल वह उसके सामने था। जैसा कि लिन किकी ने कहा था, ब्लैक हेयर्स ह्यूमन में ऐसे लोग थे जो स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना जानते थे, और वे बहुत चतुर थे। टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के एक समूह को अपने सामने ले गए। इन काले बालों वाले इंसानों के शरीर इंसानों से अलग नहीं थे, बस उनके चेहरे सफ़ेद थे और उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ उनके शरीर से एक काली आभा निकल रही थी।
घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2508। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2508। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। इस समय चेन जियांग काले बालों वाले मानवों के एक समूह से घिरा हुआ था। भले ही वह 6 लोगों के दर्पणों के ऊपर था और उसके पास सुरक्षा की कई परतें थीं, फिर भी वह काले बालों वाले मानव के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था, जिससे उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। ऐसी स्थिति में चेन जियांग ने तुरंत अपने 6 लोगों के दर्पणों को सक्रिय किया और अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के घेरे से बाहर निकल गया। उसी समय उसने ये भी महसूस किया कि ऊर्जा की एक लहर उस पर हमला कर रही है। बूम! उनके 6 लोगों के दर्पणों पर हमला किया गया था। हमला बेहद शक्तिशाली था, जो एक झुलसाने वाली ऊर्जा के साथ साथ एक बेहद हिंसक बिजली की ऊर्जा भी लेकर आया था। इसे एक ही समय में कई ब्लैक हेयर्स ह्यूमन द्वारा छोड़ा गया था। यहाँ तक कि 6 लोगों के दर्पणों की सुरक्षात्मक व्यूह रचना के माध्यम से भी चेन जियांग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म और सुन्न हो रहा है, और वह उन्मत्त बल 6 लोगों के दर्पणों की व्यूह रचना के माध्यम से घुस गया। 6 लोगों के दर्पणों की सुरक्षा के बिना चेन जियांग ने परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन की ताकत बेहद भयानक थी और इसने बहुत अच्छी तरह से समन्वय किया था, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जिस क्षण उन्होंने चेन जियांग के टेलीपोर्टेशन को महसूस किया, चेन जियांग की स्थिति निर्धारित की जा सकती थी और वे तुरंत उस दिशा में भयंकर हमला कर सकते थे। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी का हमला इतना भयंकर होगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। कुछ बार टेलीपोर्ट होने के बाद वह पहले से ही पिछले स्थान से बहुत दूर था। हालांकि काले बाल वाले मानव अभी भी पास में ही थे और वह काले बाल वाले मानव के उस समूह की शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। फिर वह बार बार टेलीपोर्ट हुआ। वर्तमान में वह 6 लोगों के दर्पणों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि केवल 6 लोगों के दर्पण ही उसकी रक्षा कर सकते थे। उसे लगा कि अगर वह खुद को छिपा भी ले तो ब्लैक हेयर्स ह्यूमन उसे देख लेगा। कितना भयानक आदमी है। ये पहली बार था जब चेन जियांग किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिससे निपटना इतना मुश्किल था। इससे पहले जब भी वह ऐसे शक्तिशाली इंसानों से मिला था, तब भी वह इतने दयनीय तरीके से बचकर नहीं निकला था। बड़े भाई, क्या अब आप ठीक हैं? लिन किकी ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। चेन जियांग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। इतने सारे काले बालों वाले इंसानों की घेराबंदी के बावजूद चेन जियांग भागने में सफल रहा। लिन किकी पहले से ही चेन जियांग से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि ज्यादातर रैंकर्स ऐसा नहीं कर पाते। क्या उनमें कोई कमजोरी है? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि कुछ शहरों में कुछ लोग हैं जो ब्लैक हेयर्स ह्यूमन की कमजोरी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। लिन किकी ने कहा। वर्तमान में चेन जियांग केवल ये जानता था कि गहन ताओ शक्ति का काले बाल वाले मानव पर कुछ प्रभाव था, क्योंकि 6 लोगों के दर्पणों द्वारा जारी संरचनाओं में कुछ गहन ताओ शक्ति थी। यदि गहन ताओ शक्ति न होती तो शायद वह पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका होता। लगता है मुझे जल्दी से जल्दी ताओ शक्ति को विकसित करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि केवल इस तरह की शक्ति से ही मैं काले बालों वाले मानव से निपट सकता हूँ। चेन जियांग ने काले बालों वाले मानव को जलाने के लिए आग छोड़ने के लिए च्वांगशी भगवान की भट्टी का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले बालों वाले मानव के हमले बेहद क्रूर थे, इसलिए वह अपने समय का उपयोग केवल भागने के लिए कर सकता था। लगातार 2 घंटे से ज्यादा टेलीपोर्ट करने के बाद भी काले बालों वाले इंसानों का समूह अभी भी आसपास ही था। ये देखा जा सकता था कि उनमें से काले बालों वाला इंसान जो स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, वह भी बहुत भयानक था। क्या वे हमारा पीछा करेंगे? चेन जियांग थोड़ा चिंतित था। अगर वह इन काले बालों वाले इंसानों से छुटकारा नहीं पा सका तो उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भागेगा। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने गहन बंजर भूमि के आकर्षण की ओर दौड़ने का निर्णय लिया। चूंकि काले बाल वाले मानव नए 8 बंजर भूमि के शीर्ष पर दिखाई नहीं दिए, तो इसका कारण अवरोध होना चाहिए था, लेकिन वे काले बाल वाले मानव इसे तोड़ने में असमर्थ थे। चेन जियांग बैरियर के करीब और करीब पहुंच रहा था। अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय ही हुआ था, लेकिन वह पहले ही बैरियर के किनारे पहुंच चुका था और ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का एक समूह भी आ चुका था। सफेद बाघ कूदो। जब चेन जियांग बाधा के पास पहुंचा तो उसने सफेद बाघ दाव चिन्ह की शक्ति का उपयोग किया और गहरे बंजर भूमि को छोड़ दिया, बाहरी बर्फ के मैदान में पहुंच गया। काले बाल वाला मानव जादू के ठीक बगल में था, लगातार चेन जियांग पर हमला कर रहा था, लेकिन उनकी शक्तियां इसे भेदने में असमर्थ थीं और काले बाल वाला मानव भी जादू को तोड़ने में असमर्थ था। ये वही था जो चेन जियांग ने पहले अनुमान लगाया था कि इनमें से कोई भी काले बाल वाला मानव बाधा को पार करने में सक्षम नहीं होगा। चेन जियांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर इतने लंबे समय तक उसका लगातार पीछा किया जाता रहा तो उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक टिक पाएगा। ये लोग बहुत डरावने हैं।
चेन जियांग का कभी भी टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पीछा नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के पास केवल एक ब्लैक हेयर्स मानव था जो स्थानिक शक्ति का उपयोग करना जानता था, जबकि यह ब्लैक हेयर्स मानव उसका पीछा करने के लिए टेलीपोर्ट करने के लिए ब्लैक हेयर्स मानव के एक बड़े समूह को लाना चाहता था। लिन किकी ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, ये ठीक है, क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? लिन क्यूकी ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। चेन जियांग पास के एक शहर में आया और शहर के मूल बैंक से 3 धन दिव्य शहर में प्रवेश किया, फिर वहां से उसे स्वर्गीय ड्रैगन शहर में भेज दिया गया। लिन किकी 10 साल की उम्र में ही दाव दान क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक अच्छा पौधा था। उसने लवी किलियन को ढूंढकर उसे दे दिया, इसलिए निश्चित रूप से लवी किलियन सैकड़ों फूलों के गांव में रहकर खुश होगा। मैं यहाँ रहूंगा और गोलियों को परिष्कृत करूंगा। मुझे लगता है कि यह न्यू आर्ट बंजर भूमि अधिक से अधिक बेचैन हो रही है। फैंग यूजी ने युयाओ माउंटेन विला से बाहर आते हुए कहा, वास्तव में हमें जल्द से जल्द सभी की खेती बढ़ानी होगी। चेन जियांग ने सिर हिलाया। जब चेन जियांग लॉन्ग जुंगसियाओ की तलाश में गया तो वह जल्दी से जल्दी स्वर्गीय जादुई तलवार हासिल करना चाहता था। उसे लगा कि इसका उन काले बालों वाले इंसानों पर कुछ असर होना चाहिए। मरम्मत पूरी होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, थोड़ा और इंतजार करो। लॉन्ग जुंगसियाओ ने हंसते हुए कहा, देखते हुए कि तुम इतनी जल्दी में हो, क्या तुम्हारा सामना किसी शक्तिशाली आदमी से हुआ है? हाँ, मैंने वास्तव में कुछ शक्तिशाली चीज का सामना किया है। चेन जियांग ने सिर हिलाया और फिर लॉन्ग जुंगसियाओ को काले बाल वाले मानव के मामले के बारे में बताया। वरिष्ठ जियू शियाओ, क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? चेन जियांग ने पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से सरल नहीं है। प्राचीन समय में गहन बंजर भूमि प्राचीन उजाड़ में सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक थी, और अब उसे वास्तव में इस तरह के काले बालों वाले मानव द्वारा इतनी दयनीय स्थिति में बनाया जा रहा है। यदि गहन बंजर भूमि की बाधा नष्ट हो जाती है तो क्या काले बालों वाले मानव के लिए नए आर्ट बंजर भूमि में आना बहुत परेशानी भरा नहीं होगा? लॉन्ग जुंगसियाओ का चेहरा उदास हो गया। क्या आप मेरे लिए गहन ताओ शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा संक्षिप्त कर सकते हैं? चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पणों में अभी भी गहन ताओ शक्ति थी, इसलिए उसने शेष गहन ताओ शक्ति को निकाल लिया और इसे लॉन्ग जुंगसियाओ को दे दिया। मैं इसका अच्छी तरह से अध्ययन करूंगा। लॉन्ग जुंगसियाओ ने कहा, मैं जल्द से जल्द इस ऊर्जा के रूप का विश्लेषण करूंगा और फिर इसका उपयोग एक सरणी संरचना स्थापित करने के लिए करूंगा। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी और सैकड़ों फूलों के गांव की सरणी संरचनाओं को तुरंत बदलना होगा। लॉन्ग जुंगसियाओ खतरे से बहुत परिचित था क्योंकि उसने चेन जियांग से बहुत सी बातें सुनी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 पीढ़ियां एक साथ मिल गई थीं, जिससे कई चीजें तेजी से और चौंकाने वाले तरीके से बदल गईं। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। चेन जियांग ने गहन बंजर भूमि में कुछ महत्वपूर्ण खोज की थी, इसलिए वह तुरंत फैन शिक्सिन की तलाश में 3 धन दिव्य शहर की ओर दौड़ पड़ा। 3 महान देशी बैंक भी गहन बंजर भूमि में होने वाली चीजों के बारे में बहुत चिंतित थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2509। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2509। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब फैन शिक्सिन को पता चला कि चेन जियांग उसे ढूंढने आया है तो उसे यह कुछ अजीब लगा। यह क्या है? क्या प्रवेश करना असंभव है? फैन शिक्सिन हंसा, लेकिन चेन जियांग के बदसूरत चेहरे को देखकर वह और नहीं हंसा। मैं अंदर जा रहा हूँ। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है। आपका मूल बैंक नष्ट हो गया है और अंदर अंतहीन खतरे से भरा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में अंदर गए थे? हमने मूल बैंक में सभी रैंकर्स की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी उस बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं था। फैन शिक्सिन ने अविश्वास में कहा, वास्तव में मैं लगभग अंदर ही मर गया था। चेन जियांग ने आह भरी। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन नामक कोई चीज अंदर दिखाई दी है। चेन जियांग ने फैन शिक्सिन को काले बालों वाले मानव की शक्ल और क्षमताओं के बारे में बताया और कई तस्वीरें भी बनाईं। वह जानता था कि फैन शिक्सिन निश्चित रूप से 3 महान देशी बैंकों के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताएगा, और 3 महान देशी बैंकों के उच्च अधिकारियों को यह भी पता चल सकता है कि यह क्या है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जब फैन शिक्सिन ने अंदर की स्थिति के बारे में सुना तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं बड़े मालिक और अन्य लोगों को बताऊंगा। क्या आप फिर से अंदर जा सकते हैं? फैन शिक्सिन ने फिर पूछा। बेशक, मैं भी अंदर देखना चाहता हूँ। हालांकि चेन जियांग शिकार किए जाने से दयनीय स्थिति में था, फिर भी इसे सुरक्षित माना जाता था। मरम्मत की गई स्वर्गीय जादुई तलवार पर हाथ रखने के बाद उसने अंदर जाने और फिर से कोशिश करने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह अध्ययन के लिए 1 या 2 काले बालों वाले इंसानों को मार सकता है। बेशक, वह इस बारे में अधिक उत्सुक था कि ये काले बाल वाले मानव वास्तव में कैसे पैदा हुए थे।
क्या ईविल वेस्टलैंड और उससे ऊपर की कोई स्थिति भी थी जिसके कारण 3 महान देशी बैंकों को नुकसान पहुंचा था? तो फिर क्या आप हमारे लोगों को देखने के लिए अंदर ला सकते हैं? फैन शिक्सिन ने फिर पूछा। मैं उन्हें अंदर ला सकता हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर मैं उन्हें अंदर लाया तो वे अपनी जान गंवा देंगे। चेन जियांग ने कहा, उसे वर्तमान में उन काले बाल वाले मनुष्यों की सटीक ताकत का पता नहीं था, लेकिन वे निश्चित रूप से मजबूत थे, अगर नहीं तो वे नष्ट नहीं होते। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम 9 कुलीन योद्धाओं को भेजेंगे जिनमें से प्रत्येक में 3 स्थानीय बैंक के लोग होंगे। फैन शिक्सिन ने कहा, जब आप जाएं तो मुझे ढूंढ लें, उन्हें अपने साथ ले आएं। ठीक है, चेन जियांग ने सिर हिलाया। 3 महान मूल बैंक द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ बहुत मजबूत होंगे। चेन जियांग ने सोचा कि उस समय कुछ भी नहीं होगा। आत्मा बंजर भूमि, श्वेत आत्मा शहर। जब चेन जियांग आया तो उसे तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। वह वास्तव में जानती थी कि चेन जियांग उसके शहर में प्रवेश कर चुका है। छोटे बदमाश, तुम इतनी जल्दी मेरे साथ खेलने आ गए, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जिया बेइलिंग ने चेन जियांग के चेहरे पर चुटकी काटी और हंस दिया। बहन बायलिंग, मैं तुम्हें हर दिन बहुत याद करता हूँ। बेशक, मैं इस बार तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए यहाँ आया हूँ। चेन जियांग ने जिया बेइलिंग के गोरे हाथों को पकड़ लिया। वह इस समय थोड़ा गंभीर था, क्योंकि जब उसने काले बालों वाले मानव के बारे में सोचा जो गहरे बंजर भूमि से भाग रहा था, तो वह बेहद चिंतित हो गया। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग की ओर अपनी जीभ निकाली, फिर तुरंत चेन जियांग को अपने गुप्त कमरे में ले आया। यह क्या है? जिया बेइलिंग ने पूछा। चेन जियांग ने जिया बेइलिंग को गहरे बंजर भूमि के अंदर की स्थिति के बारे में बताया। हालांकि जिया बेइलिंग में थोड़ी कमी थी, फिर भी वह एक दाव संप्रभु थी और उसे आत्मा बंजर भूमि के भीतर मजबूत माना जा सकता था, इसलिए उसे बताना पड़ा। जिया बेइलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अच्छी बात नहीं है। बहन बायलिंग, क्या आप उन काले बालों वाले मानव के बारे में जानती हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे थोड़ा बहुत पता है। हमारे गुरु ने हमें बताया था कि ये काले बाल वाले सभी मानव थे। उनके नाम प्राकृतिक कानून संरक्षक हैं। जिया बेइलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। ये शब्द सुनकर चेन जियांग को बुरा लगा। जाहिर है, उन काले बालों वाले इंसानों को स्वर्ग से उठाया गया था, कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने डरावने थे। क्या ये स्वर्गीय दाव के कारण हुआ था और इसे विशेष रूप से नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था? चेन जियांग ने पूछा। ये सच नहीं है, मेरे गुरु ने कहा कि प्राकृतिक कानून संरक्षकों के एक समूह ने अपने निर्माण में कुछ गलतियां की, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया और प्राचीन बंजर भूमि में सील कर दिया गया। क्योंकि इन प्राकृतिक कानून संरक्षकों को मारना आसान नहीं है, अगर उन्हें मारना पड़ा तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिया बेइलिंग ने कहा। किस कीमत पर? चेन जियांग ने कहा, क्या ये स्वर्ग द्वारा नहीं बनाया गया है? स्वर्गीय दाव इतना शक्तिशाली था, फिर भी इसे नष्ट नहीं किया जा सका। तुम वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे रह गए। ये स्वर्ग द्वारा बनाया गया था, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों के सबसे पहले समूह ने स्वर्ग से इसे बनाने के लिए कहा था। जब स्वर्ग बनाया गया तो उन्होंने अपना प्रबंधन उन्हें दे दिया। उसके बाद लोगों के उस समूह को पता चला कि प्राकृतिक कानून के संरक्षकों के साथ एक बड़ी समस्या थी, उन्होंने इसे सील कर दिया। क्योंकि वे लोग प्राकृतिक कानून के संरक्षकों जितने मजबूत नहीं हैं, इसलिए उनके लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा और उन्हें केवल सील किया जा सकता है। जिया बेइलिंग ने आह भरी। मेरे गुरु ने कहा, क्योंकि उन लोगों ने स्वर्ग से उन प्राकृतिक कानून संरक्षकों को उनके विवरण के अनुसार बनाने के लिए कहा था, और इसलिए भी कि उन लोगों ने उनका पर्याप्त रूप से सावधानीपूर्वक वर्णन नहीं किया था और उनके विवरण में कई छेद थे, और लोगों का वह समूह स्वर्ग को नाराज करने से डरता था, इसलिए उन्होंने स्वर्गीय दाव को उन प्राकृतिक कानून संरक्षकों को पुनः प्राप्त करने की हिम्मत नहीं दी। वे लोग कौन हैं? चेन जियांग ने पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे कौन हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वे लोग मूल रूप से स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करने के प्रभारी थे। मेरे गुरु ने कहा कि वे कभी उन लोगों में से एक थे। जिया बेइलिंग ने कहा, अतीत में जब तक उन्हें कोई वेदी या कुछ और मिल जाता था, जैसे स्वर्गीय दाव कुछ मांगते थे, वे सभी उसे पा सकते थे। परेशानी से बचने के लिए लोगों के उस समूह ने प्राकृतिक कानून संरक्षकों के एक समूह से पूछा। ये कमीने लोग। चेन जियांग खुद को डांटने से रोक नहीं सका। यह अच्छी बात है कि इस समय बंजर भूमि पर एक शक्तिशाली अवरोध है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे इसे कब तक रोक पाएंगे। अगर काले बालों वाले इंसानों का ये समूह अवरोध को तोड़कर बाहर आ गया तो यह न्यूआर्ट बंजर भूमि के लिए खतरनाक होगा। हाँ, लेकिन मुझे अब वे कमीने नहीं मिल सकते, जिया बेइलिंग ने भी डांटा। चेन जियांग को लगा कि लोगों का ये समूह संभवतः नेचुरल लॉ डिवाइन स्पिरिट का समूह हो सकता है। हालांकि यह समूह बुरा नहीं था, लेकिन उनके पास ज्यादा क्षमता नहीं थी और वे लगभग अनडेड डिवाइन रेस और उसके समूह से हार गए थे। अभी वह ये भी नहीं जानता था कि प्राकृतिक कानून की दिव्य आत्मा कहाँ है। चेन जियांग ने कहा, मैं कुछ समय बाद फिर से वहां जाकर स्थिति की जांच करने के लिए तैयार हूं।
इस तरह हम भविष्य में बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे और मुझे 3 महान देशी बैंकों के लोगों को भी साथ लाना होगा। हम कब जा रहे हैं? मैं भी जाऊंगा। पिछली बार जब मैं गया था तब तुम पहले से ही बहुत खतरनाक थे। मैं तुम्हें अकेले जाने देने में सहज नहीं हूँ। जिया बेलिंग ने उपहास किया। बहन बायलिंग, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे बारे में बहुत चिंतित हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, फिर जिया बाइलिंग के छोटे जैद हाथ को खींचा और उसे रगड़ दिया। जिया बेइलिंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नखरे से कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कब गहरे बंजर भूमि के लिए रवाना होने वाले हो? कुछ ही दिनों में, चेन जियांग ने कहा। क्या तुम यहाँ व्यस्त हो? जानवरों के साथ युद्ध शुरू करने में अभी भी 10 साल बाकी हैं। क्या तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है? मैं सिर्फ गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार हूँ। बाकी सब ज़ुकोंग और किंग्यांग के लिए हैं। फिर से निकलने से पहले मुझे ढूंढो। मैं ये बात ज़ुकोंग और किंग्यांग को बताऊंगा और उन्हें सावधान रहने दूंगा। जिया बेलिंग ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2510। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2510। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग के लिए स्वर्गीय ड्रैगन सिटी जाना भी अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि वहां पहले से ही 3 महान देशी बैंकों का निर्माण किया गया था। लिन किकी, जिसे वह अभी अभी वापस लाया था, अंदर बहुत अच्छा कर रही थी। उसे अब हर समय इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वह चेन जियांग की बहुत आभारी थी और उसने यहाँ तक कहा कि उसे चेन जियांग का ऋण चुकाने के लिए जीवन भर उसकी सेवा करनी होगी। चेन जियांग कुछ दिनों तक सैकड़ों फूलों के गांव में आराम करने के लिए रुका तो लोंग शुआंगरू ने उसे स्वर्गीय जादुई तलवार दे दी। स्वर्गीय जादुई तलवार अब भी वैसी ही थी। यह एक साधारण लोहे की तलवार की तरह दिखती थी, लेकिन पहले इसमें तलवार की नोक नहीं थी, लेकिन अब इसकी मरम्मत कर दी गई थी। जैसे ही चेन जियांग ने स्वर्गीय जादुई तलवार पकड़ी, उसे भी लगा कि कुछ अलग है। मेरे पिताजी ने कहा कि मरम्मत की गई स्वर्गीय जादुई तलवार पहले से अधिक तेज होगी और उन्होंने इसमें थोड़ा सुधार भी किया है, इसलिए जब आप भविष्य में इसका उपयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोंग शुआंगरू ने कहा। जब तक ये तेज और मजबूत है। चेन जियांग ने इसे कुछ बार लहराया और हंसा। ये सबसे अच्छा है अगर यह किसी भी चीज़ को काट सकता है। जब आप उस शापित जगह पर जाएं तो सावधान रहें। लोंग शुआंगरू ने बड़ी चिंता के साथ कहा। छोटे बदमाश, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मुझे तुम्हारे साथ लड़ते हुए बहुत समय हो गया है। लोंग जुएई ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और हंस पड़ी। इन कुछ दिनों में वह चेन जियांग को हर रोज परेशान कर रही थी, लेकिन चेन जियांग उसकी लड़कियों के समूह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। कोई ज़रूरत नहीं, छोटा शरारती ड्रैगन अभी भी बहुत कमज़ोर है, हमें उसके थोड़ा मजबूत होने का इंतज़ार करना चाहिए। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। हम तुम्हें कमतर आंक रहे हो, बस तुम इंतज़ार करो। लोंग जुई इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चेन जियांग ने स्वर्गीय जादुई तलवार प्राप्त करने के बाद जिया बेलिंग को खोजने के लिए तुरंत आत्मा बंजर भूमि की ओर प्रस्थान किया। मैंने यह बात पहले ही जुकांग और किंग्यांग को बता दी है और वे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। ओह हाँ, उन दोनों के पास उन काले बालों वाले इंसानों से बचाव का एक तरीका है। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के ड्रैगन से कहो कि वह उनसे बात करे। जिया बेइलिंग ने जवाब दिया। वे मदद करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। स्वर्गीय ड्रैगन शहर और सैकड़ों फूलों के गांव का चेन जियांग के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। जूकोंग और किंग्यांग दोनों चेन जियांग की बहुत प्रशंसा करते थे और चेन जियांग ने पहले भी उनकी मदद की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अन्य शहरों के साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार थे। मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। चलो चलें, चेन जियांग ने कहा। जिया बाइलिंग ने युयाओ माउंटेन विला में प्रवेश किया और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने नाचते हुए उसके लिए एक गाना बजाया। जब चेन जियांग 3 धन दिव्य शहर में पहुंचे तो उन्होंने यहां हुआंग जिनतियान से कहा कि वह उन्हें किंग्यांग शहर या शून्य शहर की यात्रा करने के लिए कहें, ताकि काले बाल वाले मानव की रक्षा के मामले में किंग्यांग को ढूंढ सकें। उसके बाद वह फैन शिक्सिन को खोजने चला गया। मैनर लॉर्ड फैन, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपके लोग कहाँ हैं? फैन शिक्सिन को हॉल में आते देख चेन जियांग ने पूछा। वे सब यहाँ हैं। फैन शिक्सिन ने एक 9 मंजिला शिवालय निकाला और हल्के से मुस्कुराया। वे सभी अंदर हैं। जब तक आप शिवालय को पकड़कर बैरियर में प्रवेश करेंगे, वे बाहर आ जाएंगे। और ठीक है, इस शिवालय को अपने स्थानिक जादुई खजाने में मत डालो। अच्छा, क्या ये वास्तव में ठीक है? वे काले बाल वाले मानव बहुत मजबूत हैं और मैंने सुना है कि वे उस समय किस तरह के प्राकृतिक कानून संरक्षक थे। चेन जियांग ने कहा। ओह, आप प्राकृतिक कानून संरक्षकों के बारे में भी जानते हैं? आपको किसने बताया? फैन शिक्सिन को महान जमींदार से इसके बारे में पता चला था। एक दोस्त ने मुझे बताया। चेन जियांग ने कहा। ऐसा लगता है कि यह सच है।
इस समूह में बहुत सारे प्राकृतिक कानून संरक्षक हैं, हमें उनकी स्थिति के बारे में पुष्टि करने की आवश्यकता है। इसे मूल रूप से गहन बंजर भूमि, शैतान बंजर भूमि और दुष्ट बंजर भूमि में सील कर दिया गया था। फैन शिक्सन ने कहा, इन प्राकृतिक कानून संरक्षकों के जागने के बाद 3 प्राचीन अवरोध अपने आप सक्रिय हो जाएंगे, जिससे वे भागने से रोक सकेंगे। हालांकि प्राचीन अवरोधों के अंदर के मनुष्य मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो क्या ये बाधाएं बहुत मजबूत हैं? चेन जियांग ने पूछा। वे भी निश्चित नहीं हो सकते। वे केवल इतना जानते हैं कि अवरोध अपने परिसंचरण को बनाए रखने के लिए प्राचीन उजाड़कोर की शक्ति को अवशोषित करता है। यदि प्राकृतिक कानून रक्षक मानव के समान बुद्धि के साथ विकसित हुए, तो उनके पास निश्चित रूप से अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इसे तोड़ने का एक तरीका होगा। फैन शिक्सन ने कहा, वर्तमान प्राकृतिक कानून रक्षकों के पास बुद्धि नहीं है। उनके दिमाग में केवल हत्या ही है, और यह सब दिन में होता है। रात में वे छिप जाएंगे और आराम करेंगे। यदि वे अपनी बुद्धि विकसित कर लें और उनकी अपनी चेतना हो, तो वे एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जो रात और दिन में भी चल सकती है। चेन जियांग को इस बात की सबसे अधिक चिंता थी, अगर वह वास्तव में भाग गया तो यह न्यू आर्ट बंजर भूमि निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगी। ... चेन जियांग ने स्वर्ण शिवालय लिया और गहरे बंजर भूमि की ओर चला गया। वह केवल तभी अंदर गया जब रात हो गई थी। पिछली बार की तरह उसने सफ़ेद बाघ की छलांग का इस्तेमाल किया और आसानी से गहरे बंजर इलाके में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही गोल्डन टॉवर अचानक चमक उठा और 9 सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी प्रकट हुए। हम 10 दिन में यहाँ मिलेंगे। अगर तुम 10 दिन में हमें नहीं देखते तो तुम्हें हमारा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम मर चुके हैं, इसलिए तुम बस पगोडा वापस ले आओ। सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी ने चेन जियांग से कहा, और उसके बाद वे 9 लोग प्रकाश की 9 किरणों में बदल गए और 9 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। चेन जियांग को उनसे बात करने का भी समय नहीं मिला और वे गायब हो गए। बहन बाइलिंग, चेन जियांग चिल्लाया। जिया बाइलिंग भी ह्यूयाओ माउंटेन विला से बाहर आ गई। चेन जियांग ने 6 स्थानों के दर्पण निकाले और फिर जिया बेइलिंग के साथ उस पर बैठ गया। पहले के उन 9 लोगों में दाओ संप्रदाय की साधना है। उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। वे वास्तव में 3 महान देशी बैंकों में से एक होने के योग्य हैं। केवल वे ही उन 9 दाओ संप्रदाय के सदस्यों को उनकी मृत्यु के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। जिया बेइलिंग ने कहा, दाओ संप्रदाय के बाद ये ताओ डूम होना चाहिए। ताओ डूम के बाद ये दाओ संप्रभु होना चाहिए। दाओ जोंग क्षेत्र इतना मजबूत है, आप वास्तव में मरने के लिए गए थे। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। क्या ये हो सकता है कि हम अभी भी उन 9 से निपटने में असमर्थ हैं? अगर वे 9 लोग एक साथ होते तो सब ठीक रहता, लेकिन वे अलग हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वे जांच करने के लिए स्थानीय बैंक की ओर जा रहे हैं, और उनके पास निश्चित रूप से एक नक्शा है, इसलिए उन्हें पता है कि सभी स्थानीय बैंक कहाँ स्थित हैं। जिया बेइलिंग ने कहा। चेन जियांग ने फिर 6 लोगों के दर्पणों से आग्रह किया कि वे गहन ताओ शक्ति का उपयोग करके 6 लोगों के दर्पणों के बाहरी हिस्से को घेरने वाली सरनी बिछाएं। इस बार उसने 6 लोगों के दर्पणों की सुरक्षा के लिए परत दर परत और अधिक सरनी संरचनाओं का उपयोग किया। और अंदर जाकर उनके शहर को देखो। उन शहरों में निश्चित रूप से काले बालों वाले मानव से निपटने के तरीके हैं। जिया बेइलिंग ने कहा, क्या तुम पिछली बार किसी शहर में नहीं गए थे? ठीक है, लेकिन मैं अब और नहीं जाना चाहता। और किकी ने कहा कि यह सिर्फ शहर नहीं है, कुछ और भी है। चेन जियांग ने कहा, चूंकि अभी भी रात का समय है, इसलिए हमें जल्दी से कोई दूसरा शहर ढूंढ लेना चाहिए। लिन किकी ने चू होंगकिंग को ह्यूयाओ माउंटेन विला में बहुत सी बातें बताईं, जिसमें अन्य शहरों का स्थान भी शामिल था। चू होंगकिंग और यांग जियांगिन को भी यह याद था। चेन जियांग ने उन शहरों की खोज शुरू कर दी जो उन्हें बताए गए थे। वह सबसे पहले उस शहर में गया जहां वह पिछली बार आया था, फिर इस शहर के स्थान का उपयोग करके टेलीपोर्ट किया, उस दिशा के अनुसार जिस दिशा में क्यू ने उसे टेलीपोर्ट करने के लिए कहा था। आधी रात को चेन जियांग को आखिरकार एक शहर मिल गया। इस शहर में भी एक लंबी और मोटी काली दीवार थी और शहर का दरवाज़ा कसकर बंद था। इस शहर में एक अवरोध था, लेकिन चेन जियांग के लिए ये कुछ भी नहीं था। वह बस एक सफ़ेद बाघ के साथ कूद गया, जबकि जिया बेइलिंग ह्यूयाओ माउंटेन विला के अंदर ही रहा। शहर में प्रवेश करते हुए चेन जियांग ने देखा कि बहुत सारे लोग एक बड़े चौक पर इकट्ठे हुए थे, और चौक के सामने एक ऊंचा मंच था। वहां वास्तव में 10 से अधिक काले बाल वाले मानव बंधे हुए थे। शक्तिशाली काले बाल वाला मानव वास्तव में पकड़ा गया।